सभी को नमस्ते। मेरा नाम रवि आर्य है और आप सबों का शास्त्रार्थ बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कंप्लीट ओवरव्यू किया था सिलेबस का, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कितने चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, 12th के अंदर टोटल कितने यूनिट्स है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ ही हमने आपको बताया था लेक्चर्स के रिगार्डिंग पीडीएफ के बारे में, डीपीपीज़ के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट्स के बारे में। तो अगर आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए कंप्लीट सिलेबस का, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल नए सिरे से हमारी जो पहली चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को। इस चैप्टर के अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उस इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में, जिसके वजह से हजारों लाखों वर्षों से ये जो प्यारी सी धरती है, इस पर जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। मतलब धरती पर मौजूद इन अनगिनत जीवों के बारे में, जो कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, वायरसेस हैं और भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं। आखिर वो धरती पे किस प्रकार एग्जिस्टेंस बनाए हुए हैं, आखिर धरती पे जीवित जो है वो उसके पीछे क्या कारण है। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं और क्या धरती पर जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है, और ऐसे ही बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली फॉलो करने वाले हैं एनसीईआरटी के थ्रू। साथ ही उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी कवर करेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दी गई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट के अंदर हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर हो, चाहे वो बीएसईबी बोर्ड के अंदर हो। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो समय काल है या फिर जो पीरियड है, वही क्या कहलाती है, लाइफ स्पैन। अगर हिंदी में बोलें तो एक शब्द आता है आयु, या फिर दूसरी शब्द है उम्र। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कितनी आयु होती है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की कितनी उम्र होती है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और उस चार्ट को भी देखेंगे जो एनसीईआरटी के अंडर मेंशन्ड है, जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के एवरेज लाइफ स्पेन दिए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ स्पैन को जब भी डिफाइन करते हैं तो डेथ, नेचुरली डेथ को हम लोग बेस मानकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का क्या मतलब होता है? नेचुरल डेथ का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होना, उसका ग्रोथ होना, उसका मैच्योर करना, और उसके बाद जो एजिंग की प्रोसेस में जाते हैं, यानी कि बूढ़े होने के, अगर सिंपली बोलें तो बूढ़े होने के जो पीरियड में जाते हैं, और बूढ़े होने के बाद अगर मृत्यु होती है, यानी कि कंप्लीट एजिंग के बाद जो मृत्यु होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो होती है नेचुरल डेथ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है, तो फिर हम वहाँ उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका कंप्लीट जो लाइफ स्पैन है वो 50 ईयर का है, या फिर एवरेज लाइफ स्पैन 50 ईयर का, बट वो एक्सीडेंटली 30 ईयर में उसकी डेथ हो जाती है, तो हम वहाँ 30 ईयर को एवरेज लाइफ स्पैन नहीं मानेंगे। हम वहाँ 50 ईयर को ही एवरेज लाइफ स्पैन मानेंगे। क्यों? क्योंकि 30 ईयर में वो एक्सीडेंटली उसका डेथ हुआ है किसी कारण से, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। अब एनसीईआरटी बोलती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है, एवरेज लाइफ स्पैन, वो या तो कुछ दिनों का हो सकता है, यानी कि कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ दिनों के अंदर जैसे अगर बात करें, एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, या फिर बात करें तो 1 वीक का भी हो सकता है, 1 वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है,
1 ईयर का भी हो सकता है और आगे बढ़ें तो 10, 20, 50, 100 साल, 500 साल और हज़ारों साल तक एक ऑर्गेनिज़्म की लाइफ़ स्पैन हो सकती है। तो ये 2 एक्सट्रीम के बीच ऑर्गेनिज़्म की लाइफ़ स्पैन होती है, या तो छोटे होंगे लाइफ़ स्पैन या फिर बड़े होंगे यानी कि हज़ारों सालों तक। तीसरी जो पॉइंट दी गई है स्लाइड के अंदर, लाइफ़ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज़्म इज़ नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइज़ेज़। अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। कोई भी ऑर्गेनिज़्म है उसके बॉडी का साइज़ का क्या उसके उम्र के साथ कोई रिलेशन है? यानी कि अगर किसी ऑर्गेनिज़्म के बॉडी का साइज़ बड़ा है, तो क्या उस ऑर्गेनिज़्म का जो लाइफ़ स्पैन है, वो भी बड़ा होगा? या फिर कोई ऑर्गेनिज़्म है जिसका बॉडी का साइज़ छोटा है, स्मॉल है, तो क्या उसकी जो लाइफ़ स्पैन है, उसकी आयु जो है, उसकी उम्र जो है, वो छोटी होगी? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सर्टेन, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यानी कि धरती पे कोई भी जीव अमर नहीं है, किसको छोड़कर? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या इस धरती पे अमर होते हैं? क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी उनका डेथ नहीं होता है? इस पॉइंट के बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी कोई कुछ ना कुछ क्या होगा, लाइफ स्पैन होगा। 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल का, कुछ भी लाइफ स्पैन होगा। 100 साल के बाद तो उसको मरना ही है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है, लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी क्या खासियत होती है, जिसकी वजह से इसे इमॉर्टल यानी कि अमर कहा गया है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज़ नो, अब उस पॉइंट का यहाँ चर्चा किया गया है कि आखिर क्यों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोग उसे बोलते हैं कि वो अमर होता है, इमॉर्टल होता है, उसकी डेथ नहीं होती है। तो देयर इज़ नो नेचुरल डेथ ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। दे जस्ट डिवाइड आफ्टर मैच्योरेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो क्या होता है, डिवाइड कर जाते हैं मैच्योर करने के बाद। अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि एक कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता, ये ऑर्गेनिज्म, ये ग्रोथ होता इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान के चलिए साइज बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ग्रोथ होता। ग्रोथ होने के बाद एक स्टेज और आती, मैच्योर करता, ठीक है। मैच्योर जब कोई भी ऑर्गेनिज्म करता है तो मैच्योरेशन के वक्त वो जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करता है और रिप्रोड्यूस करके अपने जैसा क्या बनाता है, ऑफ स्प्रिंग बनाता है, ठीक है। और ऑफ़स्प्रिंग बनाने के बाद, अपने जैसे ऑफ़स्प्रिंग को जन्म देने के बाद, कुछ समय के बाद जब वो क्या होता है, उम्र उसकी बीतती है, उसके बाद बूढ़ा होता है और फिर क्या हो गया, वो डेथ कर जाता है। उस सेल का क्या हो गया, एग्ज़िस्टेंस ख़त्म हो गया, वो सेल डेथ हो जाता उस सेल का, या फिर उस ऑर्गेनिज़्म का डेथ हो जाता। नेचुरली क्या होता, इस प्रोसेस को इसी तरीके से चलना था। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज़्म के अंदर क्या होता है, पहली स्टेज क्या हुई, बर्थ की। दूसरी स्टेज क्या हुई, ग्रोथ की। तीसरी स्टेज क्या हुई, मैच्योरेशन की। अब यहीं क्या हो जाता है, मैच्योरेशन के बाद सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स डेथ नहीं होता है इनका, ये यहीं क्या करते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। डिवाइड कर जाते हैं और दो सेपरेट एंटिटी या फिर दो सेपरेट एक यूनिट्स में ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कभी इस वाले स्टेज में नहीं जाता है, इस स्टेज से पहले ही ये क्या होता है, डिवाइड यानी कि रिप्रोड्यूस करके
ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं या फिर बोल सकते हैं कि डॉटर जो सेल्स होते हैं वो बना लेते हैं। इसीलिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर कभी भी हम लोग डेथ को डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर बायोलॉजिकली डेथ नहीं होता है। बायोलॉजिकली डेथ का मतलब है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लिविंग प्रॉपर्टी है यानी कि जो लाइफ है उसका ख़त्म हो जाना। यही तो डेथ होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर लाइफ जो है लिविंग जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है तो उसका क्या होता है डेथ हो जाता है। लाइफ ख़त्म होने के बाद भी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस रहता है बट लिविंग फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे क्या हुआ कि एक कोई प्लांट है मान के चलिए, प्लांट जीवित था, हमने क्या करा उसको काट दिया। काटने के बाद प्लांट क्या हो गया, मर गया, डेथ हो गया प्लांट का। बट प्लांट के डेथ होने से उसकी जो प्रॉपर्टी थी लिविंग वाली लाइफ की जो प्रॉपर्टी थी वो तो ख़त्म हो गई, बट डेथ के बाद भी इस प्लांट का एग्जिस्टेंस अब भी बचा है। डेथ के बाद हमने क्या करा उसको जैसे फर्नीचर के फॉर्म में हम उस प्लांट को यूज करते हैं, ठीक है, या फिर किसी अदर फॉर्म में यूज करते हैं, तो डेथ के बाद उसकी बॉडी की एग्जिस्टेंस तो बनी हुई है बट लिविंग एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। यहाँ क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी लिविंग एग्जिस्टेंस बची रहती है। ये सेपरेट इंटिटी में डिवाइड कर जाते हैं, डॉटर सेल में डिवाइड कर जाते हैं, बस इतना सा फ़र्क होता है। और इसीलिए ये इम्मॉर्टल कहलाते हैं, बायोलॉजिकली इम्मॉर्टल कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब एनसीईआरटी के अंदर जो एवरेज लाइफ स्पैन की एक चार्ट दी हुई है, एक डायग्राम भी दिया हुआ है। पहले उस डायग्राम को देखते हैं, फिर इस चार्ट को देखेंगे। इस डायग्राम के अंदर ये ब्यूटीफुल सी स्लाइड जो है एनसीईआरटी की है, इस डायग्राम के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। एलिफेंट दिख रहा है, रोज दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, बटरफ्लाई दिख रहा है, क्रो दिख रहा है, बनाना ट्री, काव, पैरट, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई, राइस प्लांट, टॉर्टोइज, बनियन ट्री। ऐसे टोटल इतने ऑर्गेनिजम्स इस चार्ट के अंदर बना हुआ है। अब इस चार्ट के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट जो नोटिस करने वाली बात है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी क्या है एवरेज लाइफ स्पैन दी गई है। नीचे आप देखिए अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे बटरफ्लाई की दी हुई है, क्रो की दी हुई है, पैरट की दी हुई है, क्रोकोडाइल की भी दी हुई है, एंड एज वेल एज टॉर्टवाइज की भी दी हुई है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी फिल नहीं करी हुई है उसके लाइफ स्पैन, जैसे एलिफेंट, डॉग, रोज, बनाना ट्री, कॉव और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है। तो हमने क्या करना है, पहले इनकी एवरेज लाइफ स्पैन लिख लेनी है जो पिछले वाली चार्ट में दी गई थी। तो पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। इस चार्ट के अंदर अब एलिफेंट की जो है 65 to 90 ईयर्स है, क्रोकोडाइल की 60 to 70 ईयर्स हो गई, डॉग की 20 to 30 ईयर्स, काऊ की 25 to 30 ईयर्स, हॉर्स की 30 to 40 ईयर्स, टॉर्टॉइस की 100 से 150 साल, ठीक है, यानी कि 100 to 150 ईयर। ये एनिमल्स के अंदर उस चार्ट के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टॉर्टॉइस क्या होता है, रेप्टाइल्स होता है टॉर्टॉइस, ठीक है। दूसरी रोज़, अब प्लांट्स के अंदर अगर आएँ तो पहली रोज़ है, रोज़ की नहीं दी गई है 5 से 7 साल। दूसरी है राइस प्लांट की 3 से 4 महीने होती है हार्डली लाइफ़, 5 महीने भी ये कभी-कभार हो जाती है, यानी कि 5 महीने बाद भी जो धान के फसल होते हैं उसको काटते हैं, कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं। अगली है बनाना ट्री की है 25 ईयर, उसके बाद है बनियन ट्री, जो ट्री के अंदर यहाँ फ़िलहाल इस चार्ट में मैक्सिमम है कितना 200 टू 300 ईयर्स। उसके बाद है बटरफ्लाई के बारे में, बटरफ्लाई की है 1 से 2 वीक, फ्रूट फ्लाई की है 20 से 30 दिन, क्रो की कितनी है 15 ईयर्स, एंड मेज़ द डिफरेंस, पैरट की कितनी है 140 टू 150 ईयर्स, ठीक है। तो ये कंप्लीट चार्ट हो गई। इस चार्ट को आपने क्या करना है कॉपी के अंदर बना लेना है, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी है, होगा ही, इस एनसीईआरटी के अंदर आपने क्या करना है ये सारी एवरेज लाइफ स्पैन जो है उसको लिख लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पीछे मैं बोला था कि आगे बताऊंगा, वो क्या था कि क्या किसी ऑर्गेनिज्म के साइज और उसके एवरेज लाइफ स्पैन के बीच
कोई रिश्ता है, कोई रिलेशंस है, तो उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो अगर सिंपली बोलें उसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा नो। यानी कि साइज़ का उसके एवरेज लाइफ स्पैन से कोई इंटरलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। क्योंकि आप यहाँ इस चार्ट के अंदर 2 आपको ऑर्गेनिज़्म के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। पहला ऑर्गेनिज़्म कौन-सा है? क्रो है, ठीक है? पहला बर्ड जो है जैसे बर्ड है, क्रो है। दूसरा है पैरट। अब इसमें अगर हम देखें, क्रो का जो साइज़ है पैरट के कंपेयर में क्या है? लार्ज है। बट वहीं पैरट की जो साइज़ है क्रो के कंपेयर में क्या है? स्मॉल है। बट जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो कहाँ आ रही है? इसके एवरेज लाइफ स्पैन के अंदर। क्रो की लाइफ स्पैन कितनी है? ओनली 15 ईयर्स। बट पैरट की लाइफ स्पैन कितनी है? 140 ईयर। अ मेजर डिफरेंस इन लाइफ स्पैन। कहाँ 15 साल और कहाँ 140 साल। वो तो कहावत हो गई, कौन सी वाली? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ठीक है? तो एक तो ये इस एग्ज़ाम्पल से हमको समझ आ रहा है। दूसरी एग्ज़ाम्पल्स अगर हम यहीं लें, हाँ, दूसरी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ टॉर्टोइज़ की ले लेते हैं। टॉर्टोइज़ की लाइफ़ स्पैन कितनी है? 100 टू 150 ईयर्स। दूसरी ले लेते हैं डॉग की मान के चलिए 20 टू 30 ईयर्स है, ठीक है? डॉग का साइज़ टॉर्टोइज़ के साइज़ में अगर कंपेयर करें तो डॉग का साइज़ क्या है? लार्ज है। टॉर्टोइज़ का साइज़ क्या है? स्मॉल है। बट अगेन जो मेजर डिफरेंस आ रही है वो कहाँ आ रही है? उनके लाइफ स्पैन के अंदर। टॉर्टोइज़ का लाइफ स्पैन 100 टू 150 ईयर्स और डॉग का लाइफ स्पैन 20 टू 30 ईयर्स है। तो यहाँ हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं, एक और प्लांट में अगर देख लें बनियन ट्री, ठीक है? बनियन ट्री साइज़ में कंपैरेटिवली यहाँ क्या है? यहाँ ये थोड़ी-सी सूट कर जाती है कि साइज़ बड़ा है और एवरेज लाइफ स्पैन भी बड़ा है, ठीक है? 300 साल तक। और अगर रोज़ की बात करें तो 5 टू 7 ईयर्स होता है, ठीक है? तो रोज़ छोटा है तो लो रोज़ का लाइफ स्पैन छोटा हो गया और बनियन ट्री बड़ा है तो बनियन ट्री का लाइफ स्पैन बड़ा हो गया। ये थ्योरी गलत है। यहाँ थोड़ी अलग बात है, देखिए, हर ऑर्गेनिज़्म का लाइफ स्पैन अलग-अलग होता है। बट अगर हम साइज़ से कंपेयर करें तो ये थ्योरी गलत हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड वही है जो मैंने आपको पीछे बताया। लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट नेसेसरीली कोरिलेटेड विद देयर साइजेज। यानी कि ऑर्गेनिज्म का साइज कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके लाइफ स्पैन उस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? वही next slide, very important question given in this slide. If every individual die after some time, then how life is proceeding? और एनसीईआरटी के अंदर भी इस तरह की एक क्वेश्चंस हैं कि अगर हर ऑर्गेनिज्म का कुछ वक्त के बाद मृत्यु हो जाती है तो जिंदगी जो है वो किस प्रकार से चल रही है, लाइफ कैसे प्रोसीड कर रही है। यानी कि एक कोई ऑर्गेनिज्म था, मान के चलिए डॉग था। अब डॉग क्या हुआ, डॉग की कुछ ना कुछ एवरेज लाइफ स्पैन होगी और कुछ टाइम बाद डॉग मरेगा, डेथ होगा उसका। तो वो डॉग जो था वो तो मर गया कुछ टाइम बाद। तो आज जो हम लोग इतने डॉग्स देख रहे हैं वो कौन से डॉग हैं, आखिर वो कहाँ से आए? ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और शुरुआत में ही मैंने आपको बताया दिया था कि इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीटली किसको इंडिकेट कर रही है? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? रिप्रोडक्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन पे ही चलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करती है? एनसीईआरटी डिफाइन करती है अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, यानी कि दैट इज ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। वो तरीका, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने ही समान ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है या फिर रिक्रिएट करता है, जिसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब अपने ही समान रिक्रिएट करना या फिर यंग वंस को प्रोड्यूस करना, वो क्या हो गई? उस प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग रिप्रोडक्शन।
अब नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी स्पीसीज के जो ये अस्तित्व बनने की जो प्रोसेस है, यानी कि एग्जिस्टेंस में पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, वो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ही वो फैक्टर है जिसके वजह से एक स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ग्रोथ करते रहते हैं और इस अर्थ पे अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर लाइक ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी, etc. Each and every organism have their own mechanism of multiplication and producing offspring. पॉइंट क्या कह रही है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, अब ये पॉइंट एनसीईआरटी की है और पहले ही बता चुका हूँ स्लाइड्स के अंदर या फिर इस चैप्टर के अंदर मोस्टली हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स ही कवर करने वाले हैं, प्लस उन पॉइंट्स को भी कवर करने वाले हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट वो कहाँ रहता है, उसकी आंतरिक संरचना, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके आंतरिक जो फंक्शंस हैं वो डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करेगा या फिर ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को कैसे प्रोड्यूस करेगा या फिर वो अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन से तरीके को अपनाते हैं। और सिंपली में बोलें तो रिप्रोडक्शन के किस टाइप को वो फेवर करते हैं, इसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Based on the participation of one organism or two organism in the process of reproduction is it is of two type, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के पार्टिसिपेशन पे अगर बात करें कि ऑर्गेनिज्म, अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके बेसिस पर रिप्रोडक्शन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जैसे सिंपली भाषा में अगर कहें तो एक वो रिप्रोडक्शन हो गया जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि एक पेरेंट, अगर सिंपली बोलें तो एक पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी वो रिप्रोडक्शन हो गई जिसके अंदर दो पेरेंट हैं या फिर दो ऑर्गेनिज्म है। अगर एक पेरेंट या एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करके रिप्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे टाइप को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब दो पेरेंट, दो ऑर्गेनिज्म ऑपोजिट सेक्स के पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। सिंपली ऐसे डिफाइन किया जाता है। बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एक ही पेरेंट पे दोनों ऑपोजिट सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। मतलब उनके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, जो कि अदर पेरेंट के फॉर्म में होते हैं। जैसे यहाँ बात करी दो पेरेंट, तो दो पेरेंट में क्या हो गया, एक तो मेल पेरेंट हो गया, एक फीमेल पेरेंट। जब दोनों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, देन द रिप्रोडक्शन विल बी सेक्सुअल। और अगर कोई एक ही पेरेंट है तो क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल। बट इसकी एक एस्पेक्ट यहाँ में हम देख रहे हैं कि क्या एक ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हाँ, इसका जवाब है पेरेंट एक ही होते हैं जिनके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, और वो रिप्रोड्यूस करके यानी कि फर्टिलाइज करके ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। hermaphrodite organism होते हैं, both male and female part present on the same organism and they reproduces separately। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब पहली जो है, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर एक पेरेंट है तो जनरली बोल देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो पेरेंट है अपोजिट सेक्स के हैं तो बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये होता है कि दो पेरेंट्स हैं, दोनों जब अपोजिट सेक्स के हैं तो क्या हुआ, दोनों अपोजिट गैमेट्स भी बनाएंगे। तो एक मेल गैमेट्स बनाएगा और दूसरा
फीमेल गैमेट बनाएगा। दोनों फर्टिलाइज करेंगे, ज़ाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है? यहाँ हम डिस्क्राइब करते हैं अब फ़िलहाल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? When offspring is produced by single parent with or without involvement of gamete is known as asexual reproduction। तो जब कोई सिंगल पेरेंट बिना इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि जनरली क्या होता है असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट्स नहीं बनते हैं, मोस्टली गैमेट्स नहीं बनते हैं। इन केस अगर गैमेट बनता है जो कि स्पोर के फॉर्म में होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, तो भी वो कभी आपस में फ्यूज़ नहीं करते हैं, फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है? तो व्हेन ऑफस्प्रिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज़ नोन एज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? सिंगल इंडिविजुअल इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि सिंगल पेरेंट है और वो क्या कर रहा है? अपने समान ऑफस्प्रिंग बना रहा है, तो फिर सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अगली चीज है क्लोन। क्लोन क्या होता है? अब देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमिट्स नहीं बनते हैं। जब गैमिट नहीं बनता है तो गैमिट बनने के अंदर क्या होता है, अलग अलग जीन्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो उससे क्या होता है, वेरिएशंस आता है। दूसरी बात, गैमिट्स मियोसिस के प्रोसेस से बनते हैं। मियोसिस के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसके अंदर जीन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है? अब यहाँ चूँकि गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, मियोसिस नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो इन सारे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जब ऐसी फैक्टर्स नहीं होते, इसके अंदर क्या होता है, जब वो डिवाइड करते हैं तो जनरली माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। और माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं या सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं। तो अब यहाँ क्लोन के बारे में बात करते हैं। क्लोन क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर टर्म्ड एज क्लोन्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जाती है कई बार कि क्लोन्स किसको बोलते हैं। तो क्लोन्स क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकली। अब मॉर्फोलॉजिकली मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एज वेल एज जेनेटिक कंपोजिशन। अगर दोनों सेम है, बाहर से रूपरेखा भी समान है, अंदर से जो उसके जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो भी समान है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोन्स बोलते हैं। ठीक है? अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। दूसरी, ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स के अंदर होता है जिनके अंदर रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होता है। तीसरी, प्रोटिस्टा के अंदर होता है, प्रोटिस्ट वगैरह के अंदर, मोनेरा के अंदर। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अलग-अलग किंगडम्स होते हैं, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होता है, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं। तो मोनेरियंस जो कि कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, और बाकी क्या होता है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके अंदर मोनेरियंस के अंदर जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोटिस्टेंस जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, एज वेल एज कुछ प्लांट, कुछ एनिमल्स जो कि सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली होता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार्ट को हम जो देखते हैं, जिसके अंदर उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फेवर्स कर रही है एक्चुअली में, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, जिनकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पहली पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा उसके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। सेकंड पॉइंट है, सोमेटिक सेल्स आर इन्वॉल्व। अब सोमेटिक सेल्स, बॉडी के अंदर दो सेल्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक सेल्स
और दूसरे होते हैं जर्माइनल सेल्स या फिर जर्म सेल्स जिसको बोलते हैं। जब कभी भी रिप्रोडक्शन के अंदर सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को जनरली हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी जर्माइनल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो जर्माइनल सेल्स क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं। आपको मैं पढ़ाऊंगा गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है। कुछ जर्म सेल होते हैं जिसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बोलते हैं, जो मियोसाइट्स होते हैं एक्चुअली में। इनके ही अंदर क्या होता है, जब मियोसिस होती है तो गैमेट्स बनते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस के अंदर बात करें तो स्पर्म बनता है जो कि मेल गैमेट है। फीमेल के अंदर बात करें जो ओवम या एग होता है, फीमेल गैमेट, तो वो भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ही बनते हैं। और वो एक प्रकार का क्या है, जर्म सेल्स है, जर्माइनल सेल्स है। तीसरी जो है, इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। गैमेट्स कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं बनते हैं, बट कुछ स्पोर्स बनते हैं जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, विच आफ्टर जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन के बाद नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगली, ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। अभी आपको बताया कि जब मियोसिस नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, प्लस अलग-अलग गैमेट्स फ्यूज़ नहीं करते हैं, चूँकि बनते ही नहीं हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, तो क्या उसके अंदर बदलाव आएगा? क्या कभी ऐसे ऑर्गेनिज़्म के अंदर वेरिएशन आएगा? तो जवाब है नहीं, वेरिएशन नहीं आएगा। वेरिएशन नहीं आने का मतलब हुआ कार्बन कॉपी बन जाना या फिर जो हम लोग बोलते हैं फ़ोटोकॉपी बन जाना, ठीक है? तो ऑर्गेनिज़्म बिल्कुल जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे, प्लस मॉर्फ़ोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, जो कि क्लोन्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? क्लोन्स, क्लोन्स कहलाते हैं। अगली है रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर फास्टर होते हैं जो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है मियोसिस एब्सेंट, क्योंकि गैमेट्स नहीं बन रही है इसके अंदर। तो मियोसिस कब होता है? जब गैमेट्स बनाने होते हैं। अब मियोसिस यहाँ गैमेट्स होता ही नहीं है, एक ही सिंगल पेरेंट होते हैं, वो ही क्या करते हैं, असेक्सुअली अपने ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। तो गैमेट तो बना नहीं, गैमेट नहीं बना तो मियोसिस भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट वही है, नो गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट बना ही नहीं तो फर्टिलाइज क्या होगा? फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसको फर्टिलाइजेशन को दूसरा क्या बोलते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी भी नहीं होगा। या फिर जो फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नहीं होगा, तो कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। अब अलग-अलग टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे पहली जो रिप्रोडक्शन की टाइप है, वो क्या है? फिजन। फिजन, फिजन क्या होता है? इट इज डिवीजन ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिवीजन ऑफ सेल्स हो जाता है, जनरली माइटोसिस से होते हैं, माइटोसिस टाइप के होते हैं। डिवीजन ऑफ जो सेल हो जाता है उसको बोलते हैं फिजन। अब फिजन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। एक फिजन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन, ठीक है। और दूसरे होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है? बाय मतलब होता है दो। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सेल है, वो डिवाइड करा और एक से दो सेल बना लिया, तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। यानी कि डिवाइड करा, टूटा और दो सेल बना लिया, देन इट इज नोन एज बाइनरी फिजन। टू डॉटर सेल विल फॉर्म, ठीक है। दूसरी है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा। तो जब सेल डिवाइड करेगी तो ऐसे में क्या होगा? ज़्यादा डॉटर सेल्स बनेंगे, दो से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनेंगे। फिजन बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। कभी भी फिजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, नहीं पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स
के अंदर अलग टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं एसेक्सुअल के अंदर, जैसे फ्रैगमेंटेशन हो सकते हैं या फिर बडिंग हो सकती है। बट अगर फिजन की बात करेंगे तो फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, जहाँ एक सेल डिवाइड करके या तो दो बनेंगे या फिर दो से अधिक बनेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम्स हो गया, ये क्या है, बाइनरी फिजन करते हैं। दूसरी है मल्टीपल फिजन, जिसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, अमीबा। तो अमीबा के अंदर ध्यान रखिएगा, अमीबा के अंदर क्या हो गया, बाइनरी फिजन भी हो गया, मतलब एक सेल डिवाइड करा दो सेल बनाया, और मल्टीपल फिजन भी है, एक सेल डिवाइड करा दो से ज़्यादा सेल बनाया। अब फिजन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनको देखते हैं। पहली जो फिजन की टाइप है वो है इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि किसी खास, अब देखिए ये क्या है, ये जो हम लोगों ने टाइप बांटा है, प्लेन ऑफ डिवीजन पे टाइप बांटा है, प्लेन ऑफ डिवीजन पे टाइप बांटा, यानी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर किस प्लेन के अंदर डिवीजन्स हो रहा है, उसके बेसिस पे कितने टाइप के फिजन हो गए। तो एक तो हो गई इर्रेगुलर, मतलब कोई खास प्लेन, यानी कि कोई सर्टेन प्लेन नहीं है जिसके अंदर क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर सिमेट्री होती ही नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है। अब जैसे अमीबा हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन होता है, क्योंकि उसका खास शेप ही नहीं होता है। तो अमीबा के अंदर क्या हुआ, एक सेल से दो सेल बन गया, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है लेंथ के अलोंग, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लेंथ के अलोंग डिवीजन हो जाना। जैसे मान के चलिए ये क्या है, ये कोई स्ट्रक्चर है, इस तरह से सिलेंडर है मान के चलिए। अब सिलेंडर का इस प्लेन में अगर हम इसको क्या करेंगे, काट दे सिलेंडर को, तो ये क्या हो गया, इसका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हो गया। और इस प्लेन में अगर सिलेंडर को काट दें तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म का डिवीजन, तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन दो पार्ट में डिवाइड हो गए। ये कहाँ होता है, ये होता है यूग्लिना के अंदर। ठीक है। यूग्लिना कैसे ऑर्गेनिजम्स है, अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ, अगर मैं यूग्लिना बनना चाहूँ तो यूग्लिना कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये उसकी न्यूक्लियस होगी। तो इस यूग्लिना के अंदर क्या होता है, जो प्लेन ऑफ डिवीजन होता है वो लेंथ के अलोंग डिवीजन होता है, यानी कि इस तरह से क्या हुआ, यूग्लिना के अंदर डिवीजन हो गया। तो ऐसे डिवीजन को लॉन्गिट्यूडनल, अब यूग्लिना का डिवीजन हुआ तो इसके बाद क्या होता है, दो यूग्लिना बन जाते हैं, एक यूग्लिना ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई। तो दो सेल्स बनी एक सेल से। दूसरी बात, लेंथ के अलोंग डिवीजन हुआ। आगे आ जाते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगली जो एग्जांपल है वो है ट्रांसवर्स, यानी कि अगली जो टाइप है वो क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, सबसे पहले पैरा पैरामीशियम के अंदर होता है। पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, इस तरह से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। बॉडी पे बहुत सारा सीलिया होता है इस तरह से। अब पैरामीशियम के अंदर क्या होता है, जो डिवीज़न होता है वो ट्रांसवर्स होता है, मतलब इस प्लेन में पैरामीशियम डिवाइड करते हैं और फिर क्या होता है, दो अलग अलग पैरामीशियम बना लेते हैं। ठीक है, दो अलग अलग पैरामीशियम बना लेते हैं, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गया। अगली है ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक बाइनरी फिजन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा गया, डायनोफ्लैजलेट के मेंबर के अंदर, फ्लैजीलेट के मेंबर के अंदर, जो कि कौन सा है डायनोफ्लैजिलेट के मेंबर, सिरेटियम। सिरेटियम सिरेटियम के अंदर ऑब्लिक बाइनरी फिजन। ऑब्लिक का मतलब हो गया जैसे कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन हो गया, दूसरा ट्रांसवर्स। अगर इस तरह से कहीं कट होता है तो ये, या फिर इस तरह से अगर कहीं क्या होता है, प्लेन, इस प्लेन में कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करते हैं तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये ऑब्लिक प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन डिवाइड करते हैं, सिरेटियम। इसकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है,
तो आपको सिंपली याद रखना है कि ऑब्लिक बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है? सीरेटियम के अंदर होता है, इर्रेगुलर अमीबा के अंदर, लॉन्गिट्यूडिनल यूग्लिना के अंदर, ट्रांसवर्स पैरामीशियम के अंदर और ऑब्लिक सीरेटियम के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड, अब ये कहाँ से है? ये एनसीईआरटी से ही है। ये कंप्लीट ये जो डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया गया अमीबा के अंदर जो बाइनरी फ्यूजन होता है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर हुई। उसके अंदर क्या हुआ? धीरे धीरे न्यूक्लियस यहाँ देख रहे हैं इनलार्ज कर रहा है। न्यूक्लियस इनलार्ज करने के बाद क्या हुआ? न्यूक्लियस यहाँ से डिवाइड कर गया। डिवाइड करने के बाद जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन बोलते हैं इसको कैरियो काइनेसिस बोलते हैं, काइनेसिस। ठीक है, जिससे कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस के बाद या साइटो, फटाक से क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस सेल का डिवीजन हो गया और फटाक से इसने क्या किया? दो अलग सेल बना लिया। अब इसके अंदर कौन सा डिवीजन हो गया? इर्रेगुलर टाइप। प्लस कौन सा होता है? मल्टीपल बाइनरी फिजन। मल्टीपल बाइनरी फिजन को आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मल्टीपल बाइनरी फिजन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या लिखती है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विथड्रॉज देयर स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर जो स्ट्रक्चर हमको पता है, बचपन से बोलते हैं अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया होता है। क्या होता है स्यूडोपोडिया? हाँ, स्यूडोपोडिया क्या होता है? वो स्ट्रक्चर होते हैं जो फॉल्स फीट की तरह काम करते हैं। जैसे अपन, हम लोग के अंदर तो हाथ है, पैर है। क्यों है? होल्डिंग करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। पैर से तो नहीं पकड़ते हैं, हाथ से पकड़ते हैं। बट सेंस में समझ सकते हैं आप। तो फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो क्या होता है? जैसे यहाँ से स्प्रेड करा, मान के चलिए इस तरह से वो स्प्रेड करते हैं, इस तरह से स्प्रेड करते हैं और जहाँ फूड होता है उसके चारों तरफ उसको कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद ये मेम्ब्रेन यहाँ आके फ्यूज कर जाती है। इस कंप्लीट फूड को, जो फूड होता है उसको अपने अंदर क्या करते हैं? ये इनसाइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम डाल के, फिर रीअब्जॉर्ब करते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होता है। तो ये स्यूडोपोडिया को क्या करता है? जब ये मल्टीपल बाइनरी फिजन की कंडीशन बता रहा हूँ, स्यूडोपोडिया को विथड्रॉ कर लेता है अंदर की तरफ और बाहर क्या करता है? सिक्रीट करता है थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग। कितने? ये आपको ध्यान रखना है, थ्री लेयर्ड हार्ड कवरिंग अराउंड देम, चारों तरफ। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अलग अलग जो लेयर्स, तीन लेयर बनते हैं, उसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? SCYST, सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिस्ट बोलते हैं। तो सिस्ट का, बॉडी के चारों तरफ सिस्ट का बनना, इस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं। अगली है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन insisted amoeba divides by multiple fission and produces many minute amoeba और pseudopodio तो क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो अमीबा है, अंदर ही क्या करते हैं? मल्टीपल फिजन करते हैं। किसके? सिस्ट के अंदर मल्टीपल फिजन करते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बना लेते हैं और ऐसे अमीबा को बोलते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्स। अगली है, अब क्या हुआ? अब सिस्ट जो हुआ, फेवरेबल कंडीशन जैसे आया, क्या हुआ? फेवरेबल कंडीशन आया, सिस्ट का जो वाल था वो ब्रेक होता है। ब्रस्ट हो, यहाँ होना चाहिए ब्रस्ट, ब्रस्ट आउट एंड स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम। सिस्ट फटा, स्पोर्स जितने भी थे वो क्या हुआ? सराउंडिंग मीडियम के अंदर लिबरेट हो गया, रिलीज हो गया। उसके बाद फिर वो जर्मिनेट करते हैं और न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर ग्रो करके न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एस्पोरुलेशन। तो तीन वर्ड हो गया। एक तो हो गया इंसिस्टेशन, दूसरा वर्ड हो गया सूडोपोडियोस्पोर्स और तीसरा वर्ड क्या हो गया? स्पोरुलेशन। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखना है। सिस्ट का बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। सिस्ट के अंदर बहुत सारे जो अमीबा मल्टीपल फिजन से बनते हैं स्यूडोपोडियो स्पोर्स बोलते हैं और स्पोरुलेशन बोलते हैं। इस जो कंप्लीट फेनोमेनन है जिसके अंदर सिस्ट बनते हैं, स्पोरुलेशन, ये स्यूडोपोडियो स्पोर बनते हैं और फिर क्या होता है? वो फेवरेबल कंडीशन में ब्रस्ट करते हैं तो स्पोरुलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको चाहे तो हम लोग डायग्रामेटिकली देख सकते हैं। पीछे की स्लाइड में क्या हुआ? जैसे कि एक कोई अमीबा था, उसके अंदर क्या हुआ? फिर धीरे 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 क्या हुआ? क्या बना? सिस्ट बना, दो लेयर, तीन लेयर, इस तरह से क्या हुआ? सिस्ट बना। अब नीचे अंदर क्या है? इसको अगर कलर चेंज कर दूं, एक और सिस्ट बना लेता हूँ, एक और सिस्ट बना लेता हूँ पहले तो। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। हाँ, अब ये क्या हो गई हमारे पास? ये हो गई अमीबा। ठीक है, ये वाली अमीबा। अब अमीबा
इंसिस्टेशन कर ली, उसके बाद क्या करेगी, स्यूडोपोडियोस्पोर्स बनाएगा। अब क्या हुआ, अंदर डिवीज़न हुआ और बहुत सारे क्या बन गए, अमीबा बन गए। बहुत सारे अमीबा बने, उसके बाद क्या होगा, ये स्पोरुलेशन होगा, ये सिस्ट ब्रस्ट करेगा, ये ब्रेक करेगा, ये वाली चीज़ ब्रेक करेगी और सारे के सारे जो स्पोर्स हैं अमीबा के, स्यूडोपोडियोस्पोर्स, वो क्या हो जाएगा, बाहर रिलीज हो जाएगा और फिर मीडियम में ये ग्रो करके नई अमीबा बनाएगा। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे अदर टाइप ऑफ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जिसके अंदर हम लोग बेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन के बारे में और कुछ एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है, रीजनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।